Hey everyone, welcome back to the channel. This is the part 3 of the video Most Expected Questions for Physics Term 1 CBSE. So, without wasting time, let's get started. First question है, when an AC voltage is applied to a LCR circuit, which of the following is true? जब हम किसी भी LCR circuit में AC voltage apply करें, तो I and V are out of phase with each other in R. आई और वी आउट ऑफ फेज होते हैं रेजिस्टेंस में. आई एंड वी आर इन फेज इन एल एंड विद इन सी दे आर आउट ऑफ फेज. आई एंड वी आर आउट ऑफ फेज इन बोथ एल एंड सी. आई एंड वी आर आउट ऑफ फेज इन एल एंड इन फेज इन सी. तो ये हमें पता है जब हम एक LCR सर्किट में AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट एंड वोल्टेज जो है वो दोनों इंडक्टर में और कैपेसिटर में आउट ऑफ फेज होते हैं. और जबकि रेजिस्टेंस में बात करें तो आई एंड वी आर इन फेज. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि करंट और वोल्टेज दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं इन बोथ एल एंड सी. ये है AC चैप्टर की बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट्स की बात है. सो आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2, द फिगर शोज टू सिचुएशंस when an electron with velocity v travels through a uniform magnetic field B. In each case, what is the direction of magnetic force on electron? तो यहाँ पे हमें x, y और z डायरेक्शन दे रखी है दोनों केसेस में. अब हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे विच इज लाइक दिस, F, B एंड I. करंट हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन बता रखी है. इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, यानी ऐसे होगा करंट. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नीचे की तरफ दे रखा है. इसका मतलब हमारा जो थंब है वो अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, यानी इन द पॉजिटिव जेड एक्सिस. इन द पॉजिटिव जेड एक्सिस हमारा थंब पॉइंट करेगा. आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के खुद भी देख सकते हैं. अब आ जाते हैं फिगर 2 पे. तो यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि बी और वी जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पैरेलल है. और जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कंसिडर करते हैं तो सब परपेंडिकुलर होती हैं सब चीज़ें एक दूसरे के. बी, वी एंड फोर्स, मतलब करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. बट यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एंटी पैरेलल बनाए हुए हैं एक दूसरे के. यानी यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो अप्लाई होगा ही नहीं. तो इसका आंसर बहुत क्लियरली हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज पॉजिटिव जेड एक्सिस इन द फर्स्ट फिगर एंड 0 इन द सेकेंड फिगर. सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. कंसिडर द फर्स्ट टू सेल्स इन सीरीज एज शोन. The potential difference between the terminal A and C of the combination is. यहाँ पे जैसे हमें ये एक सर्किट दे रखा है जहाँ पे सेल नंबर 1 ये है, सेल नंबर 2 ये है, A पॉइंट ये दे रखा है, C पॉइंट ये दे रखा है एंड B ये दे रखा है. और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 5 ओम और इन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2 हमें अलग से दे रखा है. हमें VA एंड C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमें पता है करंट का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू V बाय R. सो यहाँ पे टोटल वोल्टेज जो पॉइंट A एंड पॉइंट C के बीच में होगी हम पहले वो निकालेंगे. तो पॉइंट A एंड पॉइंट C जो है इनके बीच में दो सेल्स हैं ऑफ EMF E1 एंड EMF E2. और ये दो सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. अगर आई थिंक आपको ये पता ही होगा कि दो सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी वो जो करंट चला रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में होता है, यानी ऐसे. अगर दो सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो जो उनका ई नेट होता है वो आता है दोनों के ईएमएफ्स को ऐड करके. तो यहाँ पे जो करंट निकलेगा वो दोनों ईएमएफ को ऐड करके निकलेगा. और जो रेजिस्टेंस होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड सेल को ऐड करके आएगा. रेजिस्टेंस तो सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो या अपोज कर रहे हो, रेजिस्टेंसेस हमेशा ऐड ही होते हैं. सो यहाँ पे 5 वोल्ट E1 है एंड 6 वोल्ट E2 है. R1 3 एंड R2 2 है. तो ये वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं. 5 प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा 11 एंड R1 प्लस R2 हो जाएगा 5 और जो बाहर रेजिस्टेंस है वो भी है 5.
सो यहाँ पे हो जाएगा 11/10 विच इज़ 1.1 एम्पियर। ये करंट आया है इस सर्किट में, जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो आई मेंशन किया हुआ है, ये आया है 1.1 एम्पियर। और ये बहुत जल्दी इन्होंने ऑप्शन में भी दे रखा है ताकि बच्चे यही भूल रहे हैं कि उन्हें एक्चुअली निकालना क्या था, और जो भी उनका फर्स्ट आंसर आया वो उसे फटाफट टिक कर दें। तो ऐसा कभी भी ना करें, हमेशा अंडरलाइन कर लें, और जब आपका आंसर आ जाए तो आप ये क्वेश्चन में फिर से चेक करें क्या जो पूछा था मैंने अब वो निकाल लिया है, उसी के बाद आगे बढ़े। सो अब हम आ जाते हैं वोल्टेज अक्रॉस AC पे। सो VA माइनस VC ऐसे निकलेगा वो, और इनके बीच में एक पॉइंट है B, यहाँ पे दे रखा है इनके बीच में एक पॉइंट है B। तो VA माइनस VC निकालने के लिए हम निकालेंगे VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। अगर हम ब्रैकेट्स रिमूव करके इसे सॉल्व कर दें तो VB से VB कट जाएगा, हमें VA माइनस VC ही मिलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए पोटेंशियल ऑफ A, जो हमें पहला सेल दे रखा है, उसका पोटेंशियल कैसे निकलेगा, उसका EMF माइनस उसका करंट इनटू उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस सेकंड VC के लिए भी उसका EMF माइनस उसका करंट इनटू उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम EMF साथ में लिख लेते हैं, दोनों ऐड होंगे, और यहाँ पे ले लेते हैं I कॉमन, जिससे R1 प्लस R2 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। पहला EMF था 5, दूसरा था 6, माइनस करंट हमने निकाला है 1.1 एम्पियर, यहाँ पे 1.1 हम यहाँ पुट कर देंगे, और एक रेजिस्टेंस था 3 और दूसरा था 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 1.1 इंटू 5, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5.5 वोल्ट। अब हम देख लेते हैं किसी ऑप्शन में ये आ रहा है। हाँ, सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, 5.5 volt. Next is question number 4. An electron is moving parallel to uniform magnetic field 5 Tesla with constant velocity 15 meter per second. The force acting on the electron is. वैसे तो ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो शुरू होते ही खत्म था, जहाँ पे इस पे लिखा था एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी अगर पैरेलल मूव कर रहा है तो इस पे जो लॉरेंट फोर्स है वो तो अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए मैंने भी बताया था कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है एंड करंट की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो बहुत आसानी से आंसर हो जाएगा D, विच इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेलीविजन ऑफ 100 watt is used for 2 hours. What is the value of unit of expense of electricity? यानी कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। जो यहाँ पे यूनिट दे रखा है, और जो आपके घर पे बिजली का बिल आता है उसमें भी जो यूनिट दे रखा होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है किलोवाट आवर। तो हमें जो अपना आंसर निकालना है वो किलोवाट आवर में निकालना है, किलोवाट आवर एंड यूनिट इज सेम। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें पावर दे रखी है, दैट इज 100 वॉट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, और टाइम हमें दे रखा है 2 आवर्स। तो हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अगर हम वर्क डन निकालें तो दैट विल बी पावर इनटू टाइम, यानी 100 इंटू 2, तो वर्क डन आ जाएगा 200 वॉट आवर। ये हमारा वर्क डन हो गया। अब इसी वर्क डन को हमें यूनिट्स में निकालना है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई है, इसका मतलब पावर ने कितना काम किया है, इस पावर ने कितना काम किया है। इसे अगर हमें यूनिट्स में निकालना है, यूनिट्स मीन्स किलोवाट आवर में निकालना है, वॉट आवर को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो आंसर आ जाएगा हमारा 0.2 यूनिट्स, विच इज ऑप्शन नंबर A, 0.2 यूनिट्स। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। कैपेसिटर्स का एक अरेंजमेंट दे रखा है एंड वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। अब ये जिसको सॉल्व करना नहीं आता ये तो आप अभी भी सीख सकते हैं, इट इज़ वेरी क्विक। अब आप ये देख लो, यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पे कहीं पे कोई कैपेसिटर बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल B में है। यहाँ पे भी कोई कैपेसिटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी पोटेंशियल B है। अब यहाँ पे बीच में कैपेसिटर्स आ जाते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे A है, इसका मतलब यहाँ पे भी A है, और यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी A है। यहाँ पे पॉइंट अननेम्ड है तो इसको मैं पॉइंट D दे देती हूँ नाम, और यहाँ पे अननेम्ड है तो इसको मैं पॉइंट F दे देती हूँ नाम।
सो ए और डी एंड ए और डी के बीच में दो कैपेसिटर हैं, यानी ये दो कैपेसिटर्स कैसे हैं हमारे, पैरेलल में. दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल. तो दो कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं और दोनों की वैल्यू सी ही है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा बी और एफ, एंड बी और एफ के बीच में फिर से हमारे दो कैपेसिटर्स हैं जो फिर से पैरेलल में हैं. तो ये जो इसकी इक्विवेलेंट फिगर होगी हमारी वो कुछ ऐसी दिखेगी. जो फर्स्ट टू कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं जिनकी वैल्यू सी है एंड सी है, और ये जो बाद वाले दो पैरेलल में हैं, जो बचे हुए दो हैं वो आ जाएंगे इनके साथ सीरीज में. जो बचे हुए दो हैं ये एंड ये आ जाएंगे इनके साथ सीरीज में. अगर ये दो पैरेलल में हैं, इनको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2c, और यहाँ पे ये वैल्यू c है, ये भी वैल्यू c है, और यहाँ पे भी इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी 2c. फिर 2c और c सीरीज में होंगे, एंड सिमिलरली नीचे भी c एंड 2c सीरीज में होंगे. सीरीज से इनका आंसर फर्स्ट आर्म में आ जाएगा 2c/3 एंड सेकेंड आर्म में आ जाएगा फिर से 2c/3. अब ये दोनों पैरेलल में है, यानी ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे तो इनका आंसर हो जाएगा 4c/3. इट इज़ वेरी सिंपल. हमें बस यही करना होता है इसमें कि हमें ये ढूंढना होता है कहाँ पे पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम होगा, कौन से दो कैपेसिटर सेम पोटेंशियल के बीच में है वो पैरेलल में होंगे, कौन से दो सेम पोटेंशियल के बीच में नहीं है, जैसे ये ए डी के बीच में एक है, ये डी बी के बीच में दूसरा है, तो ये दोनों सीरीज में होंगे. ये भी ए डी के बीच में और ये भी ए डी के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे. हमें बस यही ढूंढना होता है. इसका आंसर आ जाएगा 4c/3 विच इज़ गिवन इन ऑप्शन बी. 4c/3 इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन पावर वाला है. ये पावर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं एंड एक्सपेक्टेड भी होते हैं. A 100 watt 220 volt bulb is connected to a supply of 110 volt. Calculate the power dissipated by this bulb. So पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो हमारा बल्ब है इसमें करंट कितना जाता है. करंट कितना जाता है, पावर इज इक्वल्स टू वी आई होता है. तो करंट का फॉर्मूला यहाँ से निकल आएगा और वो हो जाएगा P/V. हमें पावर दे रखी है दैट इज 100 वॉट और 220 वोल्ट पे वो चल रहा है. तो इससे आ जाएगा 10/22 एम्पियर. ये करंट हो गया. अब हमें कहा है हमें यही बल्ब 110 वोल्ट पे चलाना है. यही बल्ब हमें 110 वोल्ट पे चलाना है, तो पावर कितनी होगी. अब हम पावर का फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं P/V/I. हमें वोल्टेज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है विच इज़ 110 एंड करंट हमने निकाल लिया है विच इज़ 10/22. प्रीटी सिंपल. आई थिंक 50 आ जाएगा. हाँ 50 आ जाएगा. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज 50 वॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी इंडक्टेंस of and 1 ohm resistance connected to 200 volt 50 hertz AC supply. Find impedance. Impedance मैंने पहले भी बताया था कल की वीडियो में भी, that impedance is net resistance. So net resistance हो जाता है Z which is impedance, और यहाँ पे हमें इंडक्टर दे रखा है जिसका 0.01 हेनरी इंडक्टेंस है. एंड तो इसको हम ऐसे निकालेंगे XL स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि इसके अलावा हमें सिर्फ रेजिस्टेंस दे रखा है विच इज़ 1 ओम. वोल्टेज वॉज आई थिंक 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी वॉज गिवन एज 50. तो एक्सएल की वैल्यू हमें पता है ओमेगा एल होती है. ओमेगा इज 2πfl. अगर यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 3.14 ले लें एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड एल इज गिवन टू बी 0.01. यहाँ से एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी. आर हमें पता है इट इज़ 1. अगर वो हम यहाँ पे पुट करेंगे सो आई थिंक 10.86 समथिंग जैसा कुछ आ जाएगा, जिसकी वजह से इम्पिडेंस आ जाएगी 3.3 ओम. मैंने ये क्यों बताया कि रूट के अंदर क्या आएगा, वो इसलिए बताया क्योंकि ऐसा कुछ ऑप्शन में भी दे रखा है. जो रूट के अंदर आएगा वो भी ऑप्शन में दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए कि ऐसा कुछ आ जाए और बच्चा फटाफट टिक कर दें. तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप आसानी से, जैसे आपको एग्जामिनर ट्रिक करना चाहता है आप ट्रिक हो जाओगे. बट हमें सारी मेहनत करने के बाद, पूरा आंसर सही निकालने के बाद छोटी सी चीज़ों में ट्रिक नहीं होना. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. अगेन हमारे पास एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और ये ग्राफ आई थिंक चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का है. और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स हैं और वो आपको याद रखने हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में भी आए हैं और ये बोर्ड्स में भी आते हैं. ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है ये. फॉर मेटालिक वायर पूछा है, फॉर एलॉय नाइक्रोम एंड फॉर कॉपर. ये दो दे रखे हैं बुक में, आपको वो वाले भी देखने हैं और एक बार उनको देख लेना वो कैसे क्या फिगर होती है वो, ताकि आपको याद रहे. मेटालिक वायर के लिए ऑप्शन ए वाला होता है एंड आई थिंक ऑप्शन डी जो है ये कॉपर के लिए होता है गेस. हाँ, और आई थिंक ये एलॉय के लिए होता है. तो आप देख लेना, ये वाले ग्राफ्स आपको ज़रूर देखने हैं याद से. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे. Just flux through a square of size 6 centimeter with its plane making an angle of 60 degree with the uniform field of 5 Tesla will be. तो हमें यहाँ पे फ्लक्स निकालना है. सो फ्लक्स की वैल्यू होती है ई ए कॉस थीटा, और हमें ये पता है कि कॉस थीटा एंगल जो होता है वो जो गिवन एंगल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी कॉइल बना रही हो या कोई भी लूप बना रहा हो, 90 माइनस दैट एंगल होता है. ये जो कॉस थीटा फ्लक्स के केस में होता है, दिस इज 90 माइनस द गिवन एंगल. ये हमें हमेशा याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में डेफिनेटली इसका उल्टा दे रखा होएगा और बच्चे वही टिक करके आते हैं. तो हमें हमेशा याद रखना है फ्लक्स में जो कॉस थीटा है वो 90 माइनस द गिवन एंगल होता है एंड आई थिंक एंगल इज 60 डिग्रीज. सो 90 माइनस 60 हो जाएगा कॉस 30 वाला. यहाँ पर आंसर सारे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स में दे रखे हैं, यानी ये सब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करते हुए दिया है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट देखिए हुए है, उसको छोड़ो. एंड यहाँ पे आंसर आई थिंक आ जाएगा 0.016 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दिस विल बी द आंसर. हम यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर हमें दे रखी है तो हम जो एरिया है स्क्वायर का वो निकालेंगे एंड उसे देन मीटर में कन्वर्ट करेंगे. एंड यहाँ पे कॉस 90 माइनस 60 यूज करेंगे, सो दैट विल बी कॉस 30 एंड आई थिंक इट विल बी √3/2 और वट एवर वैल्यूज पुट करके वो आ जाएगा आंसर ये. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अ रेक्टेंगुलर लूप एंड सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन इन द फिगर टू अ फील्ड फ्री रीजन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v. दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी v से एक मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहे हैं. इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन. जब ये दोनों बाहर आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कांस्टेंट रहेगा? इन दोनों में से कौन सी फिगर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कांस्टेंट रहेगा? तो बहुत एविडेंट है कि यहाँ पे अगर लूप इतना बाहर आता है तो भी कांस्टेंट रहेगा, इतना बाहर आता है तो भी कांस्टेंट रहेगा, इतना बाहर आता है, बिकॉज दिस फिगर इज यूनिफॉर्म. यहाँ पे यूनिफॉर्म एरियाज में ये फिगर डिस्ट्रीब्यूटेड है. बट अगर मैं बात करूँ सर्कल की तो सर्कल का इतना पोर्शन आएगा बाहर, फिर इतना पोर्शन आएगा बाहर, फिर इतना पोर्शन बाहर आएगा, फिर इतना पोर्शन बाहर आएगा. तो जो फिगर है उसमें वेरिएशंस हैं. सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा और जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट होगा. सो हमसे कांस्टेंट पूछा है तो आंसर हो जाएगा ए रेक्टेंगुलर लूप. Next and the last question for today is magnetic dipole moment of current loop is independent of A magnetic field, B number of turns, C area of loop, D current in loop. So ये simple है, formula based है. जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू एन आई ए. एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट एंड ए है एरिया ऑफ लूप. तो आई थिंक बी सी डी तीनों ऑप्शन है एंड ए मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगा आंसर. So that is it for today. Thank you for watching and don't forget to subscribe for more such videos.